जस हिंदी देखने वाले सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मौसम न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत एक सुहाना से पल लगते हैं ऐसे जब हम देखते हैं दृश्य को, तो मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों को दिल में ही रह जाते हैं, बाहर हम निकाल नहीं पाते। एक शायर जब इसी चीज़ को देखता है तो उसे अपने शब्दों में पिरो देता है कि चाहे वो बारिश का ख्याल हो, चाहे एक पेड़ से जब पत्ता टूटता है तो कैसे उस ख्यालात को अपने शब्दों में पिरोता है कि पत्ता टूटा डाली से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलोगे दूर पड़ोगे जाए। भाव वही होता है, लेकिन एक छोटे से दृष्टांत को कैसे अपनी ज़िंदगी के साथ लगाकर और इतनी बड़ी बात शायर कह जाता है अपने चंद शब्दों में, चंद अल्फाजों में, जो हम सोचते रह जाते हैं कि वाह क्या कमाल कर गया ये शायर। और आज भी जो हमारे साथ शायर हैं ये भी ऐसा ही कमाल करते हैं, आसपास की ज़िंदगी को संजोते हैं अपने शब्दों में और कैसे अल्फाजों की एक दुनिया बनाते हैं। अपने आप में ही ये एक समा बन जाता है। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दिगंबर नसवा जी से। जी दिगंबर जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। नमस्कार। मेरा सबको, जस टीवी के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम जी कि इस रूबरू के कार्यक्रम के माध्यम से मुझे जो है सबसे, आपके दर्शकों से, सब सुनने वालों से रूबरू होने का मौका दिया आपने। जी धन्यवाद। दिगंबर जी, आपकी शायरी भी सुनेंगे, क्या क्या आपने लिखा, कैसे कैसे लिखा, कौन कौन से जीवन में पड़ाव आए, उन सब के बारे में भी चर्चा निरंतर जारी रहेगी। पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ पर आपने शिक्षा प्राप्त करी। जी, वैसे तो मैं कानपुर में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में, जी लेकिन फादर जो है हमारे आर्मी में थे, तो इधर उधर काफ़ी जाना आना रहा। और उसके बाद हम आगरा आ गए, और आगरा में जो है फिर वो एक लंबा प्रवास रहा, 12-13 साल का मेरा। और उसके बाद वहाँ से आके फाइनली हम फरीदाबाद नाम के एक जगह है हरियाणा में, दिल्ली से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर, तो वहाँ आके परिवार जो है हमारा बस गया। परिवार वैसे जो अनडिवाइडेड पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, तो उसी परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, देरा से बिलोंग करता हूँ मैं। और वहाँ से आके परिवार तो पूरा पूरा पहले से ही फरीदाबाद में था, और उसके बाद हम भी फिर फरीदाबाद में आके रह गए और वहीं के होके रह गए। वाह क्या बात है। फरीदाबाद फरीद जी की नगरी भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी फरीद की नगरी है, और बहुत ही खूबसूरत शहर, प्रवासियों के हाथ से बसा हुआ शहर है। जितने लोग वहां से आए, उन्होंने जी बहुत ही और अपनी मेहनत से जो है उस शहर को बनाया। जी घर में जब बातचीत होती है तो बताते हैं बुजुर्ग हमारे कि कैसे आने के बाद जो है वो अ, 4 खूंटे लगा के 233 गज के सबको जो है जमीन दे दी गई, और बोला गया कि ये सामने पहाड़ है, आप इसी से पत्थर तोड़ के लाइए, यही मजदूरी करिए, इसी से सड़कें बनाइए, और फिर अपने अपने घर भी बनाइए और रहिए। बहुत खूब। और वाकई एक आज अच्छा, जब हम देखते हैं उस शहर को तो काया ही पलट गई उस शहर की, जैसे आप बिल्कुल बता जी, रहे हैं। बिल्कुल जी, मेहनत कश लोग थे और तो मेहनत बहुत दिगंबर करी। जी, ये शौक जो लिखने का शौक कैसे जागा, कैसे इस तरफ मुड़ना हुआ। दरअसल मेरी मदर को जो है वो काफी शौक था पढ़ने का, लिखने का। और हालांकि लिखना उनका जो है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता था, वो समय भी ऐसा था, लेकिन पढ़ने का उनको इतना शौक था। और बचपन से ही जो है वो हमें इस तरह की आदत लगा दी उन्होंने कि अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, अखबारें पढ़ना, ये सब शुरू रहा। और धीरे धीरे फिर कॉलेज में आते आते तक जो है वो हर किसी की तरह हम भी जो है कि शौक पाल लिए। और वो शौक जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगा किसी को, तो उसने थोड़ा सा निखार दिया हमें, और बस वो तब से अब तक जी, जो है वो तो दिगंबर जी, सफर। कॉलेज का आप जिक्र कर रहे हैं, कॉलेज में लिखना शुरू हो गया। कभी किसी लड़की को देखकर भी कुछ लिखा, कुछ लिख कर दिया उसको। ऐसा तो मौका नहीं मिला, जी पत्नी साथ में है तो मैं अभी बता नहीं सकता आपको, लेकिन जी ऐसा लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन ये बात सही है कि मेरी शायरी और मेरी जो कविताएं हैं
वो ज्यादातर प्रेम की तरफ ही ज्यादा रहती हैं। जी। वो झुकाव है वो वहीं से है। तो दिगंबर जी, हमारे दर्शकों को आप सुनाइए कुछ अपनी शैली में। वैसे तो मैं जो है गजल में ज्यादा जो है अपने आप को ठीक समझता हूँ, जी। लेकिन छंद कविताएं और कभी कभी जो है वो दोहे भी कुछ बोल देता हूँ। तो मैं शुरुआत जो है वो करना चाहूंगा अपने एक दो दोहों से, क्योंकि मैं भी काफी लंबे समय से जो है वो अपने घर से बाहर रहा, फैमिली से बाहर रहा, करीब 15-20 साल दुबई, और दुबई के बाद यहाँ आप भी बाहर ही हैं। अपने जगह को, अपने स्थान को जरूर मिस करते होंगे। तो जी। अपना वो आंगन जो आजकल है आजकल दिगंबर जी कहाँ रह रहे हैं आप? मैं आजकल मलेशिया में हूँ। जी। करीब 20 एक साल रहने के बाद फिर पिछले करीब करीब 5 साल से मलेशिया में हूँ। जी। तो जी, बहुत खूब। और काफ़ी दुनिया आपने घूमी है जैसे आप बता रहे हैं। जी, करीब करीब 30-35 मुल्क तो देख लिए होंगे अपने इस नौकरी के दौरान से। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो जो है वो काफ़ी मेरे को जो है वो काम के सिलसिले में जाना आना रहा है। तो ईश्वर की कृपा रही और मैंने देख लिया। तो बस वो सफ़र चल रहा है, दौर चल रहा है और अभी भी चल रहा है। जी। तो हो जाए फिर तो दिगंबर जी कुछ शायरी। मैं आपको दो दोहों से शुरुआत करता हूँ। जी। देखिएगा कि बचपन फिर यौवन गया, आहा। जैसे कल की बात। वाह। बचपन फिर यौवन गया, जैसे कल की बात। आंगन में ही दिन हुआ, आंगन में ही रात। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। और देखिए, एक कल्पना बनाने की कोशिश करता हूं मैं अपने दोहों में। वैसे जी। मैं अपनी शायरी में भी सोचता हूं कि कोई कैनवस सा बना के और फिर उस पे ज्यादा जाता हूं मैं। कि जी। तुलसी गमला मध्य में, गोबर लीपा द्वार। तुलसी। आंगन में ही दिन हुआ, हम्म। शिव के सुंदर रूप में। आंगन एक विचार। वाह, बहुत खूब, बहुत कि सुंदर। तुलसी गमला मध्य में, गोबर लीपा द्वार। शिव के सुंदर रूप में, आंगन एक विचार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक और दोहा देखिएगा कि सुख दुख छाया धूप में, बिखर गया परिवार। सुख दुख छाया धूप में। सुख दुख छाया धूप में, बिखर गया परिवार। सूना आंगन ताकता, बंजर सा घर बार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब दिगंबर जी। बहुत शुक्रिया। ये एक आज की हकीकत है हमारे परिवार। जैसे समय का बदलाव है, जो चलना है वो तो चलना ही है। बिल्कुल। तो और इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक जीवन का मोड़ कहाँ पर आएगा और कहाँ हमें ले जाएगा। जब आप भी बिल्कुल अपना पिछला जीवन देखते होंगे, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर परवरिश हुई, कहाँ जाकर पले बड़े, और अब आकर कहाँ पर बसे। ये जी, देखिए एक चक्र है दुनिया का, ये पता नहीं लगता इंसान को, अपने हाथ में भी कई बार कुछ नहीं रहता, कहाँ कहाँ हमें वो ज़िंदगी के मोड़ हमें ले जाते हैं। लेकिन हर मोड़ पे जो एक अपने आप को बैलेंस करके रखने का नाम ही ज़िंदगी रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल जी। सही बोला आपने। तो दिगंबर जी, माता जी एक आपके प्रेरणा स्रोत रहे। माता जी लिखते थे, वहीं से आपको एक प्रेरणा मिली अच्छा पढ़ने की, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते आप लिखना जो है शुरू हो गए। और कहीं से आपने वो एक बाकायदा आपने उस्ताद भी धारा किसी को, या तालीम ली, या ऐसे ही आप पढ़ते पढ़ते लिखना शुरू हो गए? नहीं, मैं लिखना तो पहली गुरु तो हर किसी की जो है माँ होती है। तो मेरी भी पहली गुरु वही हैं। मैंने जो थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया उनको भी दिखाता था, और वो भी पढ़ के जो है वो उसको बताती रहती थी, कुछ ठीक करती रहती थी। और एक एक जो लेखक के एक जो संवेदना होनी चाहिए, लेखक के अंदर एक संवेदनशील मन होना चाहिए। जी। मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत जो है वो मेरी माँ ने ही जो है मेरे अंदर करी। और मेरा काफ़ी लगाव भी रहा माँ से अपनी। और काफ़ी लंबे समय तक हालांकि मैं उनके साथ रहा। सबसे छोटा हूँ मैं परिवार में, हम 8 भाई हैं, तो उनका स्नेह मेरे पे सबसे ज़्यादा रहा। लेकिन मैं ही काफ़ी लंबे समय तक उनसे दूर भी रहा। तो ये ज़िंदगी चलती रही। फिर बाद में आके गज़ल जब मैं लिखते ही शुरू करी मैंने, तो गज़ल में जो है वो मेरा हाथ जो है वो, क्योंकि गज़ल जो है एक वो बिल्कुल एक टेक्निक से जो है और शब्दों के हिसाब से और बहर में लिखी जाने वाली एक विद्या है। जी।
तो उसमें जो है एक बहुत अच्छे एक हमारे कवि और शायर हैं पंकज सुबीर करके, भारत से। तो उन्होंने मेरे को काफी कुछ जो है उसमें जो है मदद करी। जी, तो मुझे बहुत खूब। मैं दिगंबर जी, तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों, ब्रेक के बाद और भी सुनेंगे दिगंबर जी से कैसे कविता में मोड़ आया, कैसे छंद मुक्त लिखे, हर शैली में इनके रचनाएं सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दिगंबर जी, जिन्होंने एक माँ से प्रेरणा लेकर, माँ एक प्रेरणा स्रोत रही, जिनके लिए अपनी शायरी में भी माँ के लिए बहुत कुछ लिखा। और बात करते करते मुझे वो बात याद आई, एक महान कवि आज के उर्दू के मुन्नवर राणा जी, उन्होंने भी माँ के लिए बहुत कुछ लिखा। एक शेर उनका याद आ रहा है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था घर में, मेरे घर में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। तो दोस्तों, ये एक परोपकार रहता है हमारे ऊपर, माँ का सभी के ऊपर रहता है, क्योंकि प्रथम गुरु, जैसे दिगंबर जी बता रहे थे कि मेरी माँ थी, हम सब की प्रथम गुरु माँ ही रहती है जीवन में। कैसे माँ ने पाला, बड़ा किया, संवारा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे दिगंबर जी से। और दोस्तों, ये लाइव शो है, इसमें आप भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं दिगंबर जी से। दिगंबर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दिगंबर जी, कितने वर्ष हो गए लिखते हुए? मेरे को लगभग 35 वर्ष हो गए लिखते हुए, और सिलसिला चल रहा है और चल रहा है, बस चलता जा रहा है। तो जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो दिगंबर जी जिसने आपको शब्दों में और ज़्यादा निखार लाया, या किसी घटना को देख के आपको लिखने की प्रेरणा मिली और जीवन में कुछ ऐसा रहा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जीवन की घटनाएं जो हैं वो लेखन के लिए हमेशा जो है वो प्रेरित करती रही हैं, और प्रेरित करती भी हैं घटनाएं जो है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी ये जो एक पुस्तक है मेरी कोशिश माँ को समेटने की, इसमें दरअसल मेरे अपनी अनुभव ही हैं जो मैंने अपने माँ के को खोने के बाद जो महसूस किया, और उन्हीं को हर पल महसूस करता रहा, और उसी के हिसाब से उन्हीं की उस पे जो है वो कविताएं निकलती चली गई अपने आप में। वाह। तो माँ उस रूप में भी एक आशीर्वाद के साथ आपके साथ रही, तो वो एक माँ का जी आशीर्वाद था जिसने आपको लेखनी में भी और चार चांद लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, माँ की प्रेरणा से जो है मैं हालांकि आप कहें तो मैं आपको जो है वो मतलब जो रियल बिल्कुल बातें जो हुई वो जो है मैं अपनी छंदमुक्त कविताओं में जिनको मैंने उतारा है एक डायरी की तरह, तो मैं आप अगर कहें जी तो जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल दिगंबर जी। तो देखिएगा कि कहते हैं तिनका तोड़ने की रीत हम्म। उस जीव से संबंध तोड़ने की रीत है जो विदा हो जाते हैं इस संसार से। वाह। आज पंडित जी ने आदतन हमको भी तिनका तोड़वा दिया, दूर से देखकर हंसी, मुझसे नजरें मिली मैं भी हंसा, शायद हम दोनों के मन में एक ही बात थी, संबंध तिनके तो नहीं होते। क्या बात है, बहुत खूब। एक और देखिएगा कि मैं जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं उस वक्त दुबई में रहता था, और मैंने घर में कभी जो है वो फोटो लगाई नहीं मैंने अपनी माँ की। तो बाद में मेरे को कईयों ने कहा कि भी मदर नहीं है तो आप अपने पूजा घर में या मंदिर के पास कहीं मदर की आप इतना प्रेम था आपका तो आप फोटो लगाएं। जी। तो दरअसल मेरे हाथ जो है वो कांपे, तो मैंने उस पे भी कुछ लिखा कि तमाम कोशिशों के बावजूद उस दीवार पे तेरी तस्वीर नहीं लगा पाया। वाह। तूने देखा तमाम तो था कोशिशों के बावजूद। उस दीवार पे तेरी तस्वीर नहीं लगा पाया। तूने देखा था चुपचाप खड़ी जो हो गई थी मेरे साथ, क्या बात है, क्या बात है, फ्रेंच से बहुत खूब। बाहर निकल। वाह। तूने तो देखा था चुपचाप खड़ी जो हो गई थी मेरे साथ, फोटो फ्रेम से बाहर निकलकर एक कील भी नहीं ठोक पाया था सूनी सपाट दीवार पे। हालांकि हाथ चलने से मना नहीं कर रहे थे, शायद दिमाग भी साथ दे रहा था, पर मन वो तो उतारू था विद्रोह पे।
और मैं भी समझ नहीं पाया कैसे चलती फिरती मुस्कुराहट को कैद कर दूं फ्रेम की चार दीवारी में। वाह वाह, तुमसे बेहतर मन का द्वंद कौन समझ सकता है माँ। बहुत खूब दिगंबर जी। ये जो मेरी किताब है, ये जो मेरी पुस्तक है, ये ऐसे ही बहुत सारी इसके अंदर जो है वो मेरी संवेदनाएं हैं, मेरी अपने माँ से करी हुई बातें हैं। जी और उसके साथ साथ जो है वो कुछ जो है वो कविताएं हैं, थोड़ी सी कुछ गजल नुमा उसमें हैं। जी। और इस पुस्तक का जैसे जैसे आपने नाम बताया कि कोशिश माँ को समेटने की, बहुत एक प्यारा सा जिसे कह सकते हैं, इसका शीर्षक आपने रखा किताब का, बहुत कमाल का। और जैसे आपने बातें बयान करी, एक बिल्कुल आज तक ये बात कहीं सुनी नहीं कि दीवार पर माँ की फ़ोटो नहीं लगाई है ना। ये बहुत एक अच्छा आपने अपनी शब्दों में इस चीज़ को, चित्र को खींचा। और बिल्कुल आपके साथ मिलती जुलती भावनाएं ही मेरी है। मेरे भी माता जी नहीं है, लेकिन मैंने भी आज तक दीवार पर वो शायद फ़ोटो नहीं लगा पाया। तो आपके भाव से मेरे भाव भी इसी तरह मिलते हैं। मेरे घर में भी कोई फ़ोटो नहीं माता जी की दीवार पर लगी हुई, क्योंकि वो दिल में बसती हमारे साथ हरदम खड़ी हैं, तो उसे फ़ोटो में क्या कैद करके रखना। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा दिगंबर जी, आप गज़ल भी लिखते हैं, तो कुछ गज़ल के आशार हो जाएं। जी जी, मैं अपनी इसी पुस्तक से एक माँ के लिए मैंने एक गजल, उसको गीत कहें छंदनुमा, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ जी। कि पुराने गीत बिटिया जब कभी भी गुनगुनाती है। आहा। आप भी इसको जरूर, सुनने वाले जरूर इसको रिलेट करेंगे कि जी। पुराने गीत बिटिया जब कभी भी गुनगुनाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। हा, बहुत खूब, वाह। कि दबाकर होंठ वो दांतों तले जब बात करती है, हम्म। तेरी आंखें तेरा ही रूप तेरी छांव लगती है। वाह। मैं तुझसे क्या कहूं, होता है मेरे साथ ये अक्सर, बड़ी बेटी किसी भी बात पर जब डांट जाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये माँ के लिए जो है एक, मुझे जो है बच्चों में जो है कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो माँ ही नजर आती है बिटिया के अंदर। बिल्कुल। ये तो हमारी एक उसके संस्कृति कह लीजिए दिगंबर जी की, जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, बिल्कुल वो जो एक डांट भी मिलती रही, स्नेह भी मिलता रहा। आगे जब हम जी बच्चों में देखते हैं तो बिल्कुल एक वैसी ही छवि हमें देखने को मिलती है। कई बार जैसे आपने कहा कि बेटी में वो माँ का रूप नज़र आता है, अक्सर बाप कहते कहते ये तो मेरी माँ आ गई घर पे बच्चे को देख बिल्कुल, आपने के। मेरे की बात ले ली, बिल्कुल। जी। तो ऐसी एक हमारी संस्कृति रही, क्योंकि रिश्तों का एक ऐसा स्नेह है हमारी भारतीय संस्कृति में, वो रिश्ते कभी भी मरते नहीं हैं। वो अपना एक नहीं, स्वरूप बदल लेते हैं, अपने एक बिल्कुल। वो चोला बदल लेते हैं जिसे कहते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए हमारे साथ वो अटूट रिश्ते, स्नेह के, मोह के, प्रेम के, ये बंधे रहते हैं। जी तो बिल्कुल। दिगंबर जी, जैसे आपने कहा कि आप गज़ल भी लिखते हैं, छंद मुक्त भी लिखते हैं, और कौन कौन सी शैलियों में आप लिखते हैं? मैं नवगीत भी लिखता हूँ, और छंदमुक्त एक मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। मोहब्बत पे अपने, मेरा अपना लिखने का तरीका है। गजल भी जो है मैं वो काफी कुछ जो है वो बंधन में बांध के नहीं लिखना चाहता, बहुत ज्यादा जो है नहीं लिखता, लेकिन मोहब्बत में जो है वो बंधी हुई गजल जरूर कहता हूँ। आप कहें तो कुछ अशार जी जी, सुनाता हूँ मैं बिल्कुल। आपको। कि देखिएगा कि धूप छुपी, मौसम बदला, फिर लिफ्ट मिल गई मौके पर। आहा। कि धूप छुपी मौसम बदला, फिर लिफ्ट मिल गई मौके पर, कतरा कतरा शाम पिघलते देखेंगे चल छज्जे पर। हा। और मध्यम मध्यम चांद का टेरेस, घूंट घूंट कॉफी का टश, आहा। पैदल पैदल मैं आता हूं तू बादल के टुकड़े पर। आहा। और चुभती हैं रह रहकर एड़ी पर कुछ यादें कीलों सी, चुभती हैं रह रहकर एड़ी पर कुछ यादें कीलों सी, किलों सी। धूल अभी तन्हा तन्हा सी जमी हुई है जूते पर। क्या बात है, क्या बात जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं प्रेम के उस पे विषय पे ज्यादा रहता हूं, है। तो जी। देखिएगा कि लौट के आया तो टूटी चूड़ियों को रख दिया। लौट के आया। लौट के आया तो टूटी चूड़ियों को रख दिया, वक्त ने कुछ अनकही मजबूरियों को रख दिया। आहा हा।
और आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक। आहा, आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक। सलवटों ने चीखती खामोशियों को रख दिया। वाह, बहुत सलवटों ने खूब। चीखती खामोशियों को रख दिया। जी। और चिलचिलाती धूप में तपने लगी जब छत मेरी। आहा, चिलचिलाती धूप में तपने लगी जब छत मेरी। उसके हाथों की लिखी कुछ चिट्ठियों को रख दिया। वाह, उसके बहुत खूब। हाथों की लिखी कुछ कुछ चिट्ठियों को चिट्ठियों रख को दिया। रख दिया। और देखिएगा कि कुछ ज्यादा कह दिया वो चुप रही पर लंच में। आहा, कुछ ज्यादा कह दिया वो चुप रही पर लंच में। साथ में सॉरी के मेरी गलतियों को रख दिया। वाह, क्या बात। साथ में मेरी गलतियों को रख दिया। जी, बहुत खूब दिगंबर जी। और बहुत कमाल का आप अपने भावों को परोते हैं अल्फाजों में। लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों, ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे अल्फाजों के साथ खेलते हैं दिगंबर जी अपनी शायरी में। ये सब कुछ सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ रूबरू में। दोस्तों, बहुत खूब शायर लिख जाते हैं अपनी बातें चंद अल्फाजों में। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। ऐसी कमाल की चीज़ें शायर लिखते हैं। और आज भी ये महफिल जमी हुई है शायरी की। हमारे साथ हैं दिगंबर नस्वा जी, जो आजकल मलेशिया में रहते हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी दिगंबर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्वागत दर्शकों का। तो दिगंबर जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के समय में गज़ल का क्या मकाम है? आज के समय में गज़ल कैसी है? दरअसल आप जो एक गजल अपने आप में एक तरीका है लिखने का, वो बहुत ही पुराने समय से चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो गजल है वो अपना बहुत कुछ जो है मुकाम छोड़ के बहुत आगे निकल गई है। विशेषकर जब गजल जो है हिंदी में आनी शुरू हुई, उसके बाद तो गजल को जो है परवान लग गए हैं। और गजल जो है आशिकी से निकलकर आज की डेट में जो है वो युवाओं के बीच में है, वो मेहनत कशों के बीच में है, वो किसी बेवा के शिकन से निकलकर राजनीति में पहुंच गई है। और हमारे और आपके घरों के अंदर जो है वो गजल है आज के दिन में। बहुत खूब। किसी एक जमाने में गजल जो है वो प्रेम, मोहब्बत और आशिकी, या सूफियाना समय जब आया तो सूफियाना अंदाज में ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की भक्ति से रह गई। और उसके बाद चलते चलते जब वो हिंदी में आई, दुष्यंत जी ने जो है उस गजल को जो है वो हिंदी में एक नया रूप दिया। और गजल जो है उसके बाद जो विस्तार हुआ है गजल का, वो अपने आप में बहुत ऊंचा मुकाम गजल का है आज के दिन में। तो दिगंबर जी, कुछ और गजल के अशार हो जाएं, कुछ शेर हो जाएं। मैं आपको जो है वो गजल पे लिए चलता हूं कि देखेगा कि इस बात पे हैरान परेशान हैं हम भी। इस बात पे हैरान परेशान हैं हम भी। अपनी ही जगह तुम भी हो, मेहमान हैं हम भी। क्या बात है, बहुत खूब। अपनी ही जगह तुम भी हो, मेहमान हैं हम भी। और खुशबू की तरह तुम जो हो जर्रे में समाई। खुशबू की तरह। खुशबू की तरह तुम जो हो जर्रे में समाई। धुएं से सुलगते हुए लोबान हैं हम भी। वाह। धुएं से सुलगते हुए लोबान हैं हम भी। और देखिएगा कि तुम चांद की मध्यम सी किरण ओढ़ के आना। तुम चांद की मध्यम सी तुम चांद की मध्यम सी किरण ओढ़ कर आना। सूरज से खिली धूप के परिधान हैं हम भी। वाह, बहुत खूब। सूरज सी खिली धूप के परिधान हैं हम भी। और आकाश, पवन, जल में तो मिट्टी में, अगन में। देखिए आज की गजल कैसे
प्रभावित होती है अपनी अपने गीता से, अपनी किताबों से, अपने परिवेश से, जी कि कि आकाश पवन जल में तो मिट्टी में अगन में, वेदों की ऋचाओं में बसे ज्ञान है हम भी। हाँ 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 और गर तुम जो अमलतास की रुंझुन सी लड़ी हो, हाँ हाँ कि गर तुम जो अमलतास की रुंझुन सी लड़ी हो, धरती पे लदे धान के खलिदान हैं हम भी। क्या बात है, क्या बात है। इस बात से परेशान हैं, हैरान हैं हम भी, अपनी ही जगह तुम भी हो, मेहमान हैं हम भी। वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर दिगंबर जी। बहुत एक अच्छा अंदाज है आपका लिखने का भी और एक उसको कहने का भी, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि काफ़ी ऐसे शायर देखे हैं जिनका लिखने का अंदाज तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो कहने की कहीं ना कहीं वो अगर झोल आ जाए तो वो फिर लिखी हुई कविता हो या गज़ल हो वो भी इतने मायने नहीं रखती। आपका अंदाज बहुत सुंदर आपको मालिक ने बख्शा है। और दिगंबर जी, कौन कौन से शायर पसंदीदा आपके रहे जिनको आप सुनते हैं? सही में अगर मैं सच में बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा जो है वो मुनव्वर राणा जी, जिनकी आपने जो है वो एक शेर पढ़ा था, उनसे जी मैं बहुत ही प्रभावित रहता हूं। माँ की जो उन्होंने शेर लिखे हैं वो अपने आप में बेमिसाल हैं, जी बेमिसाल। बिल्कुल। उनके अलावा डॉक्टर बशीर बद्र हैं, वो भी अपनी कमाल की शायरी बोल गए हैं। कृष्ण बिहारी नूर हैं, मतलब आप बोलिए, और गजलकार जो है वो हाजिर हैं, मतलब इतने खूबसूरत लिखने वाले हुए हैं। आप मुनव्वर राणा जी का एक शेर अगर मैं आपके नजर करूं दर्शकों के, जी जी कि बिल्कुल। वह कबूतर क्या उड़ा, छप्पर अकेला हो गया। देखिए कितनी आम भाषाओं से, आम शब्दों से जो है वो गजल निकाली है उन्होंने भी, कि जी क्या वह कबूतर क्या उड़ा, छप्पर अकेला रह गया, माँ की आंखें मूंदते ही घर अकेला हो गया। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। वाह, बहुत कमाल की शायरी, बिल्कुल। बहुत कमाल। और ये एक हमारे लिए अनमोल खजाना है, ऐसे जो शायर हैं जिन्होंने कमाल के ख्यालात को अपने अल्फाजों में, अपने शब्दों में जिन्होंने हमारे लिए परोया है। तो दिगंबर जी, एक परिवार की अगर बात करें तो परिवार की कैसी एक सपोर्ट रहती है आपकी शायरी के प्रति, आपकी लेखनी के प्रति? मेरा परिवार सही में जो है बहुत मेरी शायरी की और मेरे लिखने की कदर करता है। और सच में बोलूं तो मेरी पत्नी जो है वो मेरी पहली श्रोता है, मेरी हर गजल की और हर कविता की। और मेरी जो कविताएं हैं, जिसमें मैंने चंद मुख कविताएं, जिसमें मेरा एक जंगली गुलाब का एक मेरा एक 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 इमेजिनरी सा कैरेक्टर रहता है, वो हमेशा जो है वो मेरी पत्नी को ही मैं दिमाग में रख के जो है बात लिखता हूँ। और जी, मेरे बच्चे भी जो है मेरी शायरी पसंद करते हैं, घर में हर किसी को मेरी शायरी पसंद है। बहुत खूब। तो कभी ऐसा भी हुआ पत्नी रूठी हुई है, उनको मनाने के लिए कुछ आपने लिखा हो जिससे वो फिर उनको अच्छा लगा हो, कुछ ऐसा रहा? जी आपको चंद शब्दों में ही बताता हूँ। जी। कुछ भी मांग लेने के लिए जानना चाहा कायनात ने, हाँ। कैसे बनेगा एक लम्हा पूरी जिंदगी। वाह। कि कुछ भी मांग लेने के लिए जानना चाहा कायनात ने, कैसे बनेगा एक लम्हा पूरी जिंदगी। मैंने लिख दिया सादे कागज पर तुम्हारा नाम, डाल दिया उस ऊपर वाले की नीली पेटी में। हाँ। तब से घूमता है खुदा मेरे पीछे, सब कुछ दे देने के लिए। सोचता हूं तुम हो, प्रेम है, और क्या है जो उससे ले सकता हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। बहुत सुंदर एक अपने भावों को व्यक्त करने का एक, जिसे कह सकते हैं कि एक तरीका होता है शायरी, कि अलग अलग से भाव आते हैं तो उनको हम संजोते हैं लफ्ज़ों में। तो एक किस तरह से आप भावों को लेते हैं जब कुछ लिखना होता है, कैसे एक ख्यालात को लेते हैं, उस समय कैसा एक महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि जो हम छंदमुक्त कविताएं कहते हैं, उसमें अपनी एक बात को पूरी तरह से इंसान रख पाता है, क्योंकि उसमें जो है वो एक बंधन नहीं रहता। बिल्कुल। और
जो आपके मन के भाव हैं वो ऐसे ही उतर आते हैं। तो मेरी भी जो अधिकतर छंद मुक्त रचनाएं हैं उसको दोबारा देख के या एक आध बार कभी देख के मैं ठीक कर लेता हूं तो एक अलग बात है, शब्द बदलने के लिए। नहीं तो वो एक अपने आप में उतरी हुई एक भाव होता है जो सीधा उतरता चला आता है। जी बिल्कुल और सही वही कह रहे हैं कि कई बार जब बंदिश में हम लिखते हैं या गज़ल में लिखना पड़ता है तो बिल्कुल एक वो मीटर में रहना पड़ता है कि एक वज़न भी पूरा हो, काफिया भी हो, रतीफ भी हो, और बहुत सब चीज़ों भी का हो। ख्याल रखना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका भी अपना आप में एक मजा है, क्योंकि एक दो लाइनों के अंदर आपको अपनी बात को कह देना और प्रतीकात्मक तरीके से कहना, या एक एक कैनवस में किसी चित्र की तरह उतारना, वो भी अपने आप में एक एक जो है वो अलग माध्यम है, और वो भी बहुत अच्छा एक तरीका है। जी, और दिगंबर जी यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे और भी आपकी शायरी की बातें करेंगे। दोस्तों कहीं ना जाइएगा, जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं इधर उधर जो हमारे ख्यालात रहते हैं उनको कैसे एक कवि अपने अल्फाजों में परो कर हमारे सामने रखता है, इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके अगर कोई विचार हमसे साझा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं दिगंबर जी से। जी दिगंबर जी, स्वागत है एक बार फिर आपका। तो दिगंबर जी, मुशायरे की बात कर रहे हैं या कवि सम्मेलन की बात कर ले तो किस तरह से एक रहता है आपका? ऑनलाइन भी मुझे पता आप करते हैं, तो कैसे एक वो रहता है सारा? जी, ऑनलाइन मुशायरे काफ़ी जो है वो मैं अटेंड करता रहा हूँ और करता भी हूँ। हमारा एक जो है एक साप्ताहिक ऑनलाइन मुशायरा भी चलता है, जो आप न्यूयॉर्क से ही जो है वो संचालन होता है। अशोक सिंह जी उसका संचालन करते हैं। एक शेर के नाम से जो है, अर्ज है एक शेर अर्ज है के नाम से, और बहुत ही बढ़िया मुशायरा रहता है। शाम को जो है हम करीब करीब 25-30 लोग जो है वो पूरे अलग अलग देशों से जुड़ते हैं, और उसके अंदर जो है वो एक तरही मुशायरा करते हैं, और बहुत आनंद रहता है, बहुत आनंद होता है। जी, तो जिनका आपने जिक्र किया अशोक सिंह जी, वो भी एक बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं अच्छे शायर, जो इस चीज़ का हाँ, बहुत अच्छे आयोजन शायर करते हैं। हैं। और जैसे एक वो एक मिसरा दिया जाता है, मुसरे पर आप लिखते हैं, उस मिसरे पर सारी वो गज़ल लिखते हैं, तो कई जी, बार ऐसे हो जाता है कि एक जैसे एक वीक होता है लिखने के लिए, या कैसे वो लिखनी पूरी हो जाती है या कभी रह भी जाती है? रह भी जाती है कई बार, लेकिन अक्सर हम कुछ लोग हैं जो लिख लेते हैं गजल उसमें, और काफ़ी अच्छे शायर उसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और काफ़ी जो है वो अच्छा कार्यक्रम है, और काफ़ी स्तरीय कार्यक्रम रहता है। उसका एक अलग ही मज़ा है, एक लाइन में एक मिसरा देकर उस मिसरे और उसी बहर में और उसी काफिया और रदीफ के साथ जो है पूरी गज़ल लिखी जाती है। हर हफ्ते में हम जो है वो 2 मिसरे दिए जाते हैं, और दोनों पे जो है वो गज़ल लिखी जाती है। जी, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार विक्रम जी। हाँ जी सैयद जी, कैसे हैं आप? बस तबीयत ठीक नहीं रहती यार। अब तो आप क्या किसी शायर को बुला रखा है क्या? जी जी, आज हमारे साथ शायर जुड़े हैं दिगंबर जी, मलेशिया से। हाँ जी, आप क्या इनसे पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? जी, कहना क्या चाहेंगे? इसे कहना कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। और वो दूसरी बात ये कि आपका एक प्रोग्राम नया आने वाला है ना, पुरानी यादें। जी जी, फेस टू फेस पंजाबी पे आता है वो। जी जी सैयद जी, आपसे मैं फिर इस बारे में जिक्र कर लूँगा बाद में। तो वो आप कह रहे थे ना कि पुरानी यादें हम शुरू करने वाले हैं, वो कब करेंगे? जी, वो भी जल्द होने वाला है जी, उसके लिए मैं आपसे बाद में चर्चा कर लूँगा। दिगंबर जी, उनकी तबीयत नासार है, वो चाहते कोई ऐसा शेर सुनाइए जिनसे उनकी तबीयत ठीक हो जाए, हमारे जो कॉलर हैं। अच्छा जी। जी, मैं थैंक मैं यू। आपको सर ले चलता हूँ आपकी यादों में, जी, कि लट्टू गए तो साथ में कंचे चले गए। हाँ, लट्टू गए तो साथ में। लट्टू गए तो साथ में कंचे चले गए, और बजते थे जिनके नाम के डंके चले गए। वाह, बजते थे जिनके नाम के डंके डंके चले चले गए, और नाराज
आईना भी तो इस बात पर हुआ, कि नाराज नाराज आईना। आईना भी तो इस बात पर हुआ, दो चार दोष ढूंढ कर अंधे चले गए। हा, क्या बात है, क्या बात है। दोष कर अंधे चले गए, और उस दिन के बाद लौट के वो घर नहीं गया। उस दिन के बाद लौट के वो घर नहीं गया, माँ क्या गई कि घर से परिंदे चले गए। बहुत खूब दिगंबर जी। और अगला शेर देखिएगा कि बापू की शेरवानी जो पहनी तो यूं लगा, हाँ, बापू की शेरवानी जो शेरवानी। पहनी तो यूं लगा, हमको संभालते थे जो कंधे चले गए। वाह, बहुत खूब। हमको संभालते थे जो जो कंधे कंधे चले चले गए। गए, और महंगे बिके जो लोग चमकते हुए मिले, सोने के दिल थे जिनके वो मंदे चले गए। हा, वाह, बहुत खूब उम्मीद है दिगंबर मेरी जी। ये गजल पसंद आई होगी। जी जी जी, हमारे कॉलर बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी ये गज़ल सुन के। तो जैसे एक दिगंबर जी, एक रहता है, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि जो पुराने समय की शायरी थी और आज की शायरी में काफ़ी एक उतार चढ़ाव आ चुका है। आप क्या महसूस करते हैं, पुरानी शायरी और आज की शायरी में क्या अंतर है? मुझे लगता है कि अंतर समय के साथ जो है हमेशा रहता है, और बदलाव तो एक नियम है समाज का, परिवर्तन जो है एक नियम है समाज का। हमारा तो गीता में भी ये बोला गया है कि समय जो है वो उससे ज्यादा परिवर्तन होने वाला चीज कोई भी नहीं है। जो जो लम्हा कल था वो आज नहीं है, और जो आने वाला लम्हा है वो आने वाले समय में नहीं रहेगा, और एक प्रवाह है जो चलता रहेगा। तो गजल में भी ऐसे ही स्वरूप अपना बदला है, और आज की गजल जो है वो बिल्कुल घर घर में जाती हुई गजल है। वाह, बिल्कुल। और युवा शायर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आज के आने वाले शायर। जी, और ख़ास और करके पकड़ जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया आज के समय में है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कोरोना टाइम पे कैसे सब जब घरों में बैठ गए, तब भी एक ऑनलाइन वो एक मुशायरों का, कवि सम्मेलन का वो दौर चलता रहा। इसमें सोशल चला, मीडिया ने काफ़ी एक हेल्प करी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एक एक नया दौर चला। बहुत सारे जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि आप किसी भी बहुत बड़े पब्लिशर पे जाएं तो वो आपको, आप जितना भी अच्छा लिखने वाले हैं वो इतनी जल्दी जो है आपको पसंद नहीं करता। तो एक ये एक ऐसा माध्यम है जिससे अगर आप कहीं पे कुछ कहते हैं, कुछ डालते हैं, तो वो किसी के भी पास जो है वो आसानी से पहुंच जाता है। जी, तो एक एक नया उत्साह मिलता है उसको और लिखने के लिए उसमें, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है। तो दिगंबर जी, कई बार जो आस पास आपने महसूस किया, कोई दर्द रहा हो, कुछ सिस्टम के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, मन में कोई गुस्सा भी आता है, कई बार कोई ऐसे हालात हम देखते हैं, तो किसी ऐसे हालातों को देखकर वो गुस्से को आपने अपने शेरों में बयां किया हो, शेरों में लिखा हो, कुछ ऐसा बात हो जाए? जी बिल्कुल, ऐसा ऐसा अक्सर होता है, क्योंकि मेरा मानना है जो लेखक है, जो लिखता है, वो एक संवेदनशील व्यक्ति है, और वो समाज के परिवर्तन या समाज में होने वाली एट्रॉसिटीज को इग्नोर नहीं कर पाता, और जरूर जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसकी कलम चलती ही है। मैंने भी ऐसे कुछ शेर लिखे हैं, जैसे मुझे लगता है जैसे कि कई बार सड़कों पर ही लोग जो है अपना फैसला करना चाहते हैं। जी। तो उस पे मैंने एक बार लिखा कि सड़कों पर ज्यों शोर उगलना ठीक नहीं, हाँ, डंडे से आक्रोश कुचलना ठीक नहीं, वाह, और सुख दुख पैसा माया आनी जानी है, कुर्सी के बल और उछलना ठीक नहीं, और कल है जिसका उठ के अब संघर्ष करो, खाली पीली हाथ मसलना ठीक नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो इंसान चाहता है कि जो है वो ठीक हो, इंसान के बस में नहीं होता, लेकिन कलम तो चलती ही है उस पर। ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है। और दिगंबर जी, एक सपने का अगर जिक्र करें, ड्रीम एक हर इंसान के माइंड में कुछ ना कुछ रहता है, तो आपके एक ध्यान में कौन सा एक सपना है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? सपना, आप दरअसल बोले तो सपने तो जिंदगी में बनते रहते हैं, आते रहते हैं, और आने भी चाहिए। एक सपना पूरा हो जाए तो उसके बाद दूसरा सपना तुरंत देखना शुरू कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जी, मेरा भी ऐसे ही सपना है कि जो है मैं अच्छा और अच्छा लिख सकूं, और अच्छा लिख सकूं, और जो है अपने
जानने वालों के लिए, अपने दर्शकों के बीच में पहुंच के जो है उनको जितना ज्यादा अच्छा जो है वो दे सकूं, उतना ही जो है वो मेरे लिए अच्छा है, और यही मेरा एक सपना रहता है। बहुत खूब। और दिगंबर जी, कुछ और आपके दिल के जो बहुत करीब रहा हो, कुछ और आपकी ऐसी शायरी हो जाए। मैं आप कहें तो एक छंदमुक्त जो मेरा अपना विषय एक रहता है, और जिसमें मेरे को कई बार लगता है कि जो है मैं एक कहानी और एक कैनवस खड़ा करूं, वो आपको मैं सुनाता हूं। जी। देखिएगा, तेरे चले जाने के बाद पतझड़ की तरह कुछ पत्ते डाल से झड़ने लगे। तेरे चले जाने के बाद पतझड़ की तरह कुछ पत्ते डाल से झड़ने लगे, गमले में लगी तुलसी भी सूखने लगी, हालांकि वो आत्महत्या नहीं थी। हाँ। वो तेरे स्पर्श का अभाव भी नहीं था, क्योंकि समय के साथ कोने में पड़े कैक्टस पे फूल आने लगे थे। दावा तो नहीं कर सकता कि वो खुशी के नहीं थे। छत पे उतरी सीलन जैसे कोरे कैनवस पे अजीबो गरीब रेखाओं में बना तेरा अक्स, कि छत पे उतरी सीलन जैसे कोरे कैनवस पे अजीबो गरीब रेखाओं में बना तेरा अक्स। वाह, जानता हूं अगली बारिश से पहले छत की मरम्मत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें फिकवाने के बावजूद नए रूम फ्रेशनर का कोई असर नहीं हो रहा। हाँ। तेरे ब्रांड के डीओ की खुशबू झड़ती है दीवारों से। लगता है अगले साल घर में सफेदी भी करवानी पड़ेगी। क्या बात है। पिछले कई दिनों से बीते लम्हों की काई जमने लगी है फर्श पर। टूटी टाइलों की झर्रियों से यादों की बास उठने लगी है। लगता है अगली गर्मियों से पहले ये मार्बल बदलना पड़ेगा। और इस खिड़की के रोशनदान का क्या करूं? पल्लों की ओट से लुका छिपी का खेल खेलते अब सांस फूलने लगी है। तेरे होने का एहसास बार बार खिड़की के मुहाने ले जाता है। लगता है अगले साल इनको बंद करवाना पड़ेगा। इस टेडी बियर का क्या करूं जो कोने में पड़ा है? जी। और इस टेडी बियर का क्या करूं जो कोने में पड़ा है? वो भी पिछले कई दिनों से उदास है। तेरे चले जाने के बाद मैं उससे लिपट कर सोने लगा था। अजीब सी जिस्मानी गंध रहती है उसमें। गहरे लाल लिपस्टिक के निशानों से अटा वो टेडी बियर। सोचता हूं कि अब की सर्दियों से पहले गर्म कपड़ों के साथ इसको ड्राई क्लीन करवा लूं। सच कहूं तो बहुत कुछ है कहने के लिए, समझ में नहीं आता कहां से शुरुआत करूं। हाथ की लकीरें देखकर अब हंसी आने लगी है। अपने आप से बातें करना सुकून देता है। पता नहीं ये खुद से किए वादे हैं या जिंदगी के छलावे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब दिगंबर जी, आपने अलग अलग घर की चीज़ों को कैसे एक अपनी कविता में बांधा, बहुत एक अच्छा लगा। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच दिगंबर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने वालों का, रूबरू होने वाले शायरों का, जानकारों का और शायर प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और दोस्तों, आप हमें बात करने के लिए हमसे ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है info@justbroadcasting.com एंड vikram@justbroadcasting.com। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए जस हिंदी। नमस्कार।